पहला क्वेश्चन देखो, √5 एक है ए परिमेय संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या जब √, में हो तो वो ए परिमेय संख्या होती है। तो इसमें ऑप्शन हो गया इसमें सी राइट, ए परिमेय संख्या। अगला है दूसरा, x² -9 का हल है। तो इसमें सर्वसमीका लगेगी a² -b² वाली। जैसे अपन लिख सकते हैं इसको x² -3²। तो ये इसमें सर्वसमीका हो जाएगी a² -b² वाली। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे में है निम्न में से, ये तीसरा है, निम्न में से दो चर में रैखिक समीकरण है। यानी ऐसा समीकरण जिसमें दो चर आए हुए हो, जैसे एक x और एक y, x आया हुआ है, इसमें y आया हुआ है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो गया, दो चरों का रैखिक समीकरण। तीसरे में चौथे में बिंदु -10 और 0 स्थित है। तो बिंदु ये कोई अक्ष पर है। जब निर्देशांक 1 0 हो तो वो निर्देशांक ये बिंदु कोई अक्ष पर स्थित होता है। तो इसमें x का मान है, y का मान 0 है, x का निर्देशांक -10 है। तो ये x अक्ष पर तो है, लेकिन धनात्मक दिशा में है या ऋणात्मक दिशा में, तो वो -10 है, इसलिए ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होगी। ये बिंदु -10 है, इसलिए ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर है। ऑप्शन सी राइट हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवें में x + y = k का हल 2 0 है, तो k का मान होगा। तो x के स्थान पर अपन इसमें 2 रख देंगे, y के स्थान पर 0 रख देंगे, तो k का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। जैसे x के स्थान पर 2 रख लिया प्लस y के स्थान पर 0 रख लिया बराबर k, तो k का मान आ गया 2। तो इसमें ऑप्शन हो गया ए राइट। अगला देखो, अगला है छठा क्वेश्चन। छठे में एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है अनंत। इसमें सी ऑप्शन राइट हो गया। अगला सातवां क्वेश्चन, न्यून कोण का मान होता है 90 डिग्री से छोटा। इसमें होगा ए ऑप्शन राइट, 90 डिग्री से कम। ये 7 प्रश्न हो गए। आठवां देखो, अभी आठवां ये रहा, त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग होता है। तो तीनों अंत्यकोणों का योग होता है 180। ऑप्शन हो गया इसमें बी राइट। तो अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रम से 90 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री, तो चौथा कोण होगा। तो तीनों कोणों को जोड़कर 360 में से घटा लेंगे। तो तीनों कोणों की जोड़ है 240। 240 को 360 में से घटाएंगे तो 0 2 1 120 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन होगा डी राइट। 10वें क्वेश्चन में देखो, 10वां क्वेश्चन है वृत्त की त्रिज्या व व्यास में संबंध है। तो त्रिज्या व्यास की, ये त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो इसमें ए ऑप्शन है,
जिसमें ये त्रिज्या दे रखी है और डी का अर्थ है व्यास, तो डी का आधा d/2, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो गया 10वें क्वेश्चन में। अब चलें आगे 11वें क्वेश्चन में। 11वें क्वेश्चन है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है, तो ये सर्वसम्मी का है a² + 2ab + b², ये इसकी सर्वसम्मिका का हल हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। 12वां क्वेश्चन, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। 13वें क्वेश्चन में है 5x + 7y = 0 चरों का रैखिक समीकरण है, यानी इस समीकरण में कितने चर हैं? तो एक x है चर, एक y है, यानी 2 चर है। 14 में कि 8 का घनमूल, ये लिखा हुआ है ना 3√8, तो इसका अर्थ है 8 का घनमूल, तो 8 का घनमूल होता है 2, क्योंकि 2 को अपन 2 × 2 × 2 यानी 3 बार गुणा करते हैं तब 8 प्राप्त होते हैं, तो 2 इसका घनमूल हुआ। अब अगला 15वां में समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं, इसलिए प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 16वां क्वेश्चन है समकोण का मान होता है 90 डिग्री। 17वां में एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो लिखो यहाँ एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है या बराबर होती है। अब आगे लो 18वां में वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास, जो केंद्र में से गुजरती है। अब अगला 19वां है मान ज्ञात कीजिए 2⁻³ / 2⁻⁻4, तो इसको ऐसे करना है 2⁻³ / 2⁻⁻4 बराबर 2⁻³ × ये जो नीचे 2⁻⁻4 है, जब इसको अंश में लेंगे तो ये घात प्लस की हो जाएगी 2⁻4। अब इसको सरल कर लेते हैं, तो 2⁻³ होता है 8 × 2⁻4 होता है 16, और 16 और 8 को गुणा करेंगे तो 128, तो इसका हल आ गया 128। यहाँ लिख लो 128, करना है ऐसे इस प्रकार। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 19। अब 20वां क्वेश्चन देखो। 20वां है बहुपद 5x, इसको ले रहे हैं बहुपद 5x + 3 का शून्यक होगा। तो शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद को, इस बहुपद के अपन शून्यक निकाल रहे हैं, तो शून्य को क्या करते हैं, पहले अपन 0 के बराबर रखेंगे बहुपद को, तो ये 0 लिख लिया। अब x बराबर ये 3 को पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बटा 5 नीचे चला जाएगा, तो ये शून्य का गया इस 20वें का -3/5। अब ले रहे हैं अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 21वां है कि ये बिंदु -4, 3 बिंदु -4, 3
कौन से चतुर्थांश में, तो x माइनस दिशा में, तो 1 2 3 4 यानी इधर, और फिर y है वो 3 है इधर ऊपर, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो 21वां में होगा द्वितीय चतुर्थांश, यानी दूसरे चतुर्थांश में स्थित है ये बिंदु 21वां का। अब आगे लो, आगे 22वां समीकरण, y बराबर 2x को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें ये जो दो चरों का रेखिक समीकरण होता है उसका ये रूप है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इस दिए गए समीकरण को इस रूप में लिखना है। तो इसको ऐसे लिखना है 2x माइनस वाई प्लस 2 इंटू 0 बराबर 0, यानी इसमें एक x का पद हो गया, y का हो गया और ये अचर हो गया। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का हो गया। 23वां क्वेश्चन देखो, यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा है। यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा लिखिए। तो रेखा की परिभाषा, यूक्लिड ने रेखा की परिभाषा बताई, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। परिभाषा होगी एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ये परिभाषा यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा है। वापस सुन लो, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, ये रेखा की परिभाषा है। अब आगे 22वां क्वेश्चन, नहीं 22वां हो गया, 23वां हो गया, 24वें में संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो संपूरक कोण होते हैं ऐसे दो कोण। 24वां क्वेश्चन है, संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो वो दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। 25वां देखो, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो ये सरल परिभाषा है। समचतुर्भुज की 26वां, समचतुर्भुज की दो विशेषताएं बताइए। तो समचतुर्भुज की दो विशेषताएं हैं, एक तो चारों भुजाएं समान होती है समचतुर्भुज में, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्वि विभाजित करते हैं। वापिस सुन लो, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। दूसरा, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्वि विभाजित करते हैं, यानी विकर्ण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये दो विशेषताएं इस 26वें की हो गई समचतुर्भुज की। अब 27वां है, पिरामिड किसे कहते हैं? तो पिरामिड कहते हैं ये त्रि-आयामी आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति होती है, कहने का अर्थ ये, जिसमें बहुभुज का एक आधार होता है और 3 या 3 से अधिक त्रिभुजाकार चेहरे होते हैं। पिरामिड की परिभाषा वापस सुन लो, ये त्रि-आयामी आकृति होती है जिसमें बहुभुज का आधार होता है और 3 या 3 से अधिक त्रिभुजाकार चेहरे होते हैं, ये पिरामिड होता है। अब अगला 28वां क्वेश्चन लेते हैं। अभी 28वां है आपके प्रश्न, ये रहा,
नीचे दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ये रहा, नीचे दिए गए एक चित्र में ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। पी क्यू वृत्त पर बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है तो कोण ओ ए क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण ओ ए क्यू मान ये है, ये रहा, ये कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए ऐसे करो आप, ये जो नीचे पी क्यू ये रेखा है वो स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या इधर और ये है स्पर्श रेखा। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा सदैव समकोण बनाती है। तो ये कितने डिग्री का होगा कोण? 90 डिग्री का। अब आगे लेते हैं 29वां प्रश्न। तो 29वां मैंने हल करके ही रखा है, आगे लेते हैं 1 मिनट। ये रहा 29वां। ये रहा, पहले हर का परिमेयीकरण करेंगे और फिर इसका हल निकालेंगे। तो ये है 29वां। में देखो ऊपर √32 और प्लस √48 दे रखे हैं और नीचे √8 प्लस √12। अब जब परिमेयीकरण करेंगे तो जो नीचे हर में एक बार यहाँ देखो √12 को, ये जो √12 इसको आगे लिख लिया, √8 को मैंने यहाँ लिख लिया। अब परिमेयीकरण करेंगे तो इंटू लगाकर, गुणा का चिन्ह लगाकर, जो हर में राशि है √12 प्लस √8 इसके बीच का चिन्ह चेंज करके अंश व हर को गुणा करवाना है। तो √12 - 8 √12 - 8 अंश व हर को गुणा करवा लिया। अब जब गुणा करेंगे तो नीचे ये सर्व समीकरण लागू हो जाएगी, a + b a - b वाली सर्व समीकरण। तो √12 का स्क्वायर आ जाएगा और √8 इसके भी स्क्वायर आ जाएगा, बीच में चिन्ह हो जाएगा माइनस का। और ऊपर है 48 है, ये इसको मैंने लिख दिया 4√3 और 32 को लिख लिया 4√2। कैसे कि 48 होता है 16 3 48, तो 16 का वर्गमूल 4 निकल गया और पीछे 3 अंदर वर्गमूल में रह गए यहाँ पर। और ऐसे ही 32 में 16 × 2 होता है 32 का, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और पीछे अंडरूट में 2 रह जाएगा, यानी 32 में 16 × 2 होते हैं तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया। ऐसे अब 12 में भी यही कर रहे हैं। देखो ये जो 12 है, इस 12 के अंदर 4 × 3 होते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, √3 अंदर रह गया। माइनस 8 में 4 × 2 होते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल गया और अंदर √2 रह गया। ऐसे तो अब आगे हल करें तो अब यहाँ कर रहा हूँ, देखो इसमें हल कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ देखो √12 के ऊपर स्क्वायर है, √12 का स्क्वायर है तो ये अंडरूट हट जाएगा और ये 12 आ गए। और इसी प्रकार अंडरूट जो 8 है यहाँ पर, उसके भी अंडरूट हट गया ऊपर स्क्वायर की वजह से और निकल कर आ गया 8। तो 12 - 8 नीचे तो हर में और अंश में गुणा करवावें। तो सबसे पहले इसको देखो 4 √3 और इधर है 2 √3,
तो 2√3 को और 4√3 को गुणा करेंगे तो आएगा क्या 8। भाई 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गया। √3 को और √3 को गुणा करेंगे तो ये 3 आ जाएंगे, तो 8 × 3 यहाँ पर। अब 2√3 है, ये 2√3 ये, इसको अपन इससे गुणा करवाएंगे 4√3 से, सॉरी 4√2 से। तो 2 और 4 यानी ये 4 और 2 गुणा होकर क्या आएगा 8 आएगा, और √2 और √3 गुणा होकर √6 आ जाएंगे, तो 8 √6 यानी यहाँ पहुँच गए। अब लेते हैं 2√2 को गुणा करवाना है इन दोनों पदों से, इनसे। तो 2√2 को 4√3 से गुणा करवाएंगे तो 8 √6 ये आ जाएगा, 8 √6। और 2√2 को 4√2 से गुणा करवाएंगे। वापस सुनो एक बार, पहले इनको मिटा देता हूँ, 1 मिनट साफ करने दो। अब देखो, पहले तो कर लिया इस पद को इन दोनों पदों से गुणा करवा लिया, तब तो आया यहाँ तक उत्तर, यहाँ तक। और अब लेंगे 2√2 को गुणा करवाना फिर इन्हीं दोनों संख्याओं से, तो फिर आएगा उत्तर यहाँ तक ऐसे। और नीचे हर में √12 माइनस √8 का उत्तर आया हुआ है 12 - 8, इस प्रकार। तो अब ये जो हल आया है तो इसका हो गया 24, तो ये 24, 8 √6, 8 √6, ये तो एक प्लस का है, ये माइनस का है, इसलिए कट गए ये तो। और इधर 8 × 2 का आ गया 16, तो 24 - 16 बराबर 8, और नीचे आए हुए 4, तो 8/4 बराबर निकल गया 2, ये हुआ। तो पहले परिमेयकरण कर लिया हर का, और फिर इस प्रश्न को हल कर लिया। अब आगे देखो कौन सा किया, 29वां। अब 30वां लो, संख्याओं, ये रहा 30वां। 30वें में 3/5 और 4/5 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं, तो 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए 3/5 और 4/5 में अंश व हर में 3 + 1 बराबर 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करेंगे तो 3/5 है उसको अपन यहाँ गुणा करवाएंगे 4/4, यानी अंश को भी 4 से गुणा करवाना है और हर को भी 4 से गुणा करवाना है, तो आएगा 12/20 आ गया। और दूसरी संख्या है परिमेय, वो है 4/5, इसको भी 4/4 से गुणा करवाना है यहाँ पर, ये तो आया है 16/20। तो अब ये जो 12/20 और एक ये 16/20, इन दोनों संख्याओं के बीच में 13, 14, 15 ये 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। 13/20, 14/20, 15/20 ये तीनों संख्याएं दी गई दोनों परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। यानी 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं तो एक अधिक लेकर और उस संख्या से गुणा करवा लेते हैं, तो
तो यहाँ 3 ज्ञात करनी थी, इसलिए गुणा 4 से करवाया। अगर 6 संख्याएं ज्ञात करनी होती बीच में तो 7 से गुणा करवा लेते, 7/7 लिख अंश और हर को इस प्रकार। अब लेते हैं 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन है, कहाँ पे है 31वां, 1 मिनट, 29, 30, ये रहा 31वां। 31वां में है कि x बराबर 0 पर 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है इसमें, जो यहाँ x आए हुए हैं, एक तो यहाँ x आया हुआ है, यहाँ x² आया है, तो इनके स्थान पर 0 रखना है। जैसे यहाँ लिख लिया 5, x था यहाँ पर, वहाँ 0 लिख लिया, ये माइनस का चिन्ह आ गया। फिर इस 4 को लिया, 4 को 0 से गुणा कर लिया, और ये प्लस का 3 आ गया, जो इसमें था ये +3, तो ये दोनों हो गए 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो उत्तर आ गया 3। अब अगला 31वां। 31वां में, सॉरी 31वां तो हो गया, 32वां। 32वां में 5x + 6 का शून्य ज्ञात कीजिए। यानी बहुपद दिया हुआ है px, जो है 5x + 6। जब अपन किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं तो उस बहुपद को पहले 0 के बराबर रखो, तो ये 0 के बराबर रख लिया। अब 6 का पक्षांतर किया तो 6 माइनस का हो गया यहाँ पर, और 5 x के पास था वो भाग में चला गया, तो 6/5 माइनस के, तो ये x का मान आ गया। ये x का मान ही इस बहुपद का शून्य कहलाता है। तो ये हो गया 32वां। अब लो 33वां, 1 मिनट, ये रहा, ये 33वां क्वेश्चन। तैंतीसवां में x बराबर 2y के कोई दो हल लिखिए। तो इसमें क्या करते हैं कि y का हम कुछ भी मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो y का मान अगर अपन 1 लेते हैं तो x का मान 2 आ गया। y का मान अगर 2 लेते हैं तो x का मान 4 हो जाएगा। यहीं से देख लो कि y के स्थान पर जब अपन यहाँ 1 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2, और y के स्थान पर अगर अपन 2 रख देवें तो वो 2 इस 2 से गुणा होकर x का मान 4 निकाल देगा। तो ये उत्तर आ गए। y का मान जब 1 रखा तो x का मान 2 आ गया, y का मान 2 रखा तो x का मान 4 आ गया। ऐसे अब 34वां देखो। 34वें में x बराबर 3y को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखिए और a b c के मान भी बताइए। तो पहले तो इस समीकरण को, जो दिया गया समीकरण है, इसको अपन इस रूप में लिखेंगे, ax + by + c के रूप में। तो इस 3y को पक्षांतर कर लिया, ये नीचे लिखा हुआ है। 3y को बराबर के इधर लिए तो माइनस का हो जाएगा, x - 3y + 0 इंटू कोई भी संख्या लिख दो, या इंटू में कोई भी संख्या लिख दो, ये तीसरा अचर पद हो जाएगा। यानी तीसरा जो अचर है वो 0 ही तो है, 2 लिखो भले ही 0 ही लिख दो, केवल 0 और बराबर 0। तो ये हो गया, रूप हो गया ax + by + c बराबर 0। अब ABC के मान बताने, तो a होता है x के पास में जो गुणांक होता है वो, तो इसके पास में अभी कुछ नहीं है, इसका अर्थ है 1, तो a का मान 1 हो गया।
y का जो गुणांक होता है वो b होता है, तो y का गुणांक है -3 लिख लिया। c है अचर पद ये, तो c है यहाँ अचर, वो 0 है। ये वाला 0 नहीं, ये नहीं, इस साइड में जो 0 है अपन ने लिखा अभी वो, तो ये c का मान 0 हो गया। अब 35वां क्वेश्चन। 35वां में यूक्लिड की दो अवधारणाएं यानी अभिधारणाएं, अभिगृहित और अभिधारणाएं थी ना प्रश्नावली में, यूक्लिड की दो अभिधारणाएं लिखिए। तो पहली अभिधारणा ये है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो पहली अभिधारणा ये हो गई। दूसरी, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ये हो गई दूसरी अभिधारणा। अब आगे 36वां में कि इसमें कोणों के मान बताने, किस कोण का, एक तो कोण बी, एक कोण सी। ए इसमें समकोण है, ये 90 डिग्री का है कोण। तो अपने को पूछ रहे हैं कि कोण बी का मान और कोण सी का मान बताइए, जबकि ये दोनों भुजाएं यानी ए बी और ए सी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। बराबर है तो अपन ने लिख लिया यहाँ ए बी बराबर ए सी, जिससे होगा क्या कि कोण बी बराबर कोण सी, कारण समान भुजाओं के सम्मुख कोण। त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है तो दो कोण भी बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब चूंकि यह देखो कि त्रिभुज में तीनों कोणों के योग 180 होता है और कोण ए है वो 90 डिग्री का है और कोण बी है वो सी के बराबर है। तो अपन ने सी के स्थान पर भी बी लिख लिया यहाँ पर, तो बी और बी मिलकर हो गए 2b और 90 को इधर 180 की तरफ पक्षांतर कर लिया, तो 180 माइनस 90 घटाया तो आ गया 90, और b के पास में जो 2 था गुणा में वो यहाँ भाग में आ गया 90 के नीचे, तो 90/2, तो b का मान आ गया 45। तो कोण b है वो 45 का है, b c के बराबर है, कोण b बराबर c, इसलिए c है वो भी 45 का होगा। तो ये b और c के मान आ गए, b भी 45 का और c भी 45 के। अब अगला देखो कितने हो गए, 36 क्वेश्चन हो गए। अब आगे लो 37वां, 1 मिनट यहाँ 38 है, पीछे लो 37वां ये रहा यहीं पर। इसमें कोण दिए हुए थे अनुपात में, चतुर्भुज के कोण है 37वें क्वेश्चन में 3 अनुपात ऐसे दिया हुआ, 3:5, 9, 13 ये अनुपात दे रखे हैं चतुर्भुज के कोणों के मानों के। तो अपन मानेंगे, इसमें 37वां में ये पूछा है कि प्रत्येक कोण का मान बताइए, तो इन अनुपातों के अनुसार अपन कोणों को मान लेंगे। माना एक कोण 3x है, दूसरा कोण 5x है, तीसरा कोण 9x है तथा चौथा कोण 13x है, ये मान लिया। अब चूंकि चारों कोणों का योग 360 होता है चतुर्भुज में, लिख लिया। अब चारों कोण है वो है ये 3x + 5x + 9x + 13x बराबर 360। अब सारे जो x है इन चारों कोणों को जोड़ा तो 30x, 30 का भाग चला जाएगा 360 में, कितनी बार, 12 बार। तो ये मान आ गया x का, ये x का मान आया।
अब पहले कोण का मान आएगा, इस x के मान को 3 से गुणा करवाएंगे तो पहले कोण का मान आ जाएगा। दूसरे कोण का अगर मान ज्ञात करना है तो 5 × 12, यानी यहाँ देख लो आप, पहला कोण 3 × 12 बराबर 36 डिग्री, दूसरा कोण 5 × 12 60 डिग्री, तीसरा कोण 9 × 12 108 डिग्री और चौथा कोण 13 × 12 यानी 156 डिग्री। तो ये मान ज्ञात हो गए चारों कोणों के। अब ले 38वां क्वेश्चन करना है, तो ये रहा 38वां। वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर, ये रहा वर्ग और समचतुर्भुज में दो अंतर। तो वर्ग में चारों कोण बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज में चारों कोण बराबर नहीं होते हैं। दूसरा अंतर हो जाएगा, वर्ग में विकर्ण भी बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो ये दो अंतर हो गए। 39वां देखो, परिभाषा है, वृत्त की जीवा और व्यास को परिभाषित कीजिए। तो जीवा तो हो गई, देखो ये परिभाषा, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त की जो परिधि है उस पर कोई भी दो बिंदुओं को अगर मिलावें तो मिलाने वाली सरल रेखा जीवा कहलाती है। व्यास होती है कि वे जीवा जो वृत्त के केंद्र में से गुजरती है, वृत्त का व्यास कहलाता है। 40वां क्वेश्चन देखो, 40वें में ये डायग्राम दे रखा है। एक वृत्त है, वृत्त की ए बी एक जीवा है, ओ ए ये त्रिज्या है, ये तो त्रिज्या है और ये जीवा है, और एक ओ डी ये लंब है, ओ डी लंब है किस पर, ए बी पर। जब इसको ऐसे समझ लो आप, कोई जीवा पर, यानी ये जीवा है, इस पर अगर केंद्र से लंब खींचें तो वो लंब जीवा को समद्वि विभाजित करता है बराबर दो भागों में। तो ये ए बी है वो 8 की है, इसलिए ए सी कितनी हो जाएगी, ए सी 4 की हो जाएगी। इधर भी 4 इधर भी 4 ऐसे। तो अब आगे करें, एक मिनट। तो अपने को मान ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओसी का मान ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज हुआ ये ओ ए सी, यानी ये क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ओ सी एक लंब है, ओ सी लंब हो गया, ओ ए ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब है। तो ओ सी ज्ञात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से ओ सी स्क्वायर बराबर ओ ए यानी कर्ण स्क्वायर माइनस ए सी यानी लंब स्क्वायर। तो ओ ए का मान 5 है, ए सी का मान 4 है, तो 5 का स्क्वायर किया 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 घटा लिए 9 आ गए, 9 का वर्गमूल 3 आ गया, तो ओ सी का मान 3 आ गया, ये उत्तर आ गया। 41वां क्वेश्चन देखो, बिंदु 4 बिंदु दे रखे हैं, 2 3 -1 3 -2 -4 5 -6 ये 4 बिंदु दे रखे हैं। कौन कौन से चतुर्थांश में स्थित है ये? तो पहला बिंदु है वो तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, दोनों धनात्मक हैं, दोनों निर्देशांक पहले बिंदु के दोनों निर्देशांक धनात्मक है, इसलिए ये इस प्रथम चतुर्थांश में होंगे यहाँ पर।
-1 3, यानी ये -1 3, तो एक माइनस का होता है और एक प्लस का होता है, वो होता है द्वितीय चतुर्थांश में। दोनों अगर प्लस के होते हैं निर्देशांक तो वो प्रथम चतुर्थांश में, और दोनों ही अगर ऋणात्मक होते हैं तो वो तृतीय चतुर्थांश में। दोनों निर्देशांक, एक प्लस का और दूसरा माइनस का, तो वो चौथे चतुर्थांश में होते हैं। तो ये चारों बिंदुओं के चतुर्थांश ज्ञात हो गए। 2 3 है वो प्रथम में, द्वितीय चतुर्थांश में हो गया -1 3, -2 4 हो गया तृतीय चतुर्थांश में, 5 -6 ये चौथे चतुर्थांश में हो गया। ये हुआ 41वां क्वेश्चन। 42वां देखो, यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k को संतुष्ट करते हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण में x के स्थान पर रखना है 2, y के स्थान पर रखना है 1। तो ये 2x है, तो x के स्थान पर रख लेंगे 2 को, फिर ये गुणा में 2, और 3, तो ये 3 इंटू y का मान रखना है 1, तो यहाँ रख लिया 1 बराबर k। अब कैलकुलेशन करें तो 2 दूनी 4, ये 4 आ गए, 3 एकम 3, ये 3 आ गए, और k का मान आ गया 7। ये इसका उत्तर आ गया। अब 43वां आगे है, इसमें आगे लेना पड़ेगा। ये रहा 43वां। में नीचे दी गई आकृति में आकृति दे रखी है ए बी समांतर सी डी, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। दो कोण ज्ञात करने हैं, जबकि ए बी और सी डी समांतर है, और ये एक तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा हुई ये वाली। तो सबसे पहले निकालेंगे y का मान। ये y और ये 130 शीर्ष अभिमुख कोण है जो बराबर होते हैं, इसलिए y बराबर 130 होगा। y का मान भी 130 डिग्री होगा, क्योंकि इसका जो शीर्ष अभिमुख है वो 130 डिग्री का है। तो ये तो हो गया y का मान। अब चूंकि x और y ये दोनों कोण एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो x बराबर y और y बराबर 130, तो x का मान भी 130 एकांतर कोण होने की वजह से। ये हो गया 43वां। अब 44वां देखो, x माइनस 1 नीचे दिए हुए बहुपदों px का एक गुणनखंड है, तो k का मान होगा। गुणनखंड होता है तो जैसे मान लो ये x माइनस 1 इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, तो इस गुणनखंड का शून्यांक निकालकर यदि बहुपद में रखें तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है। x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, इस गुणनखंड के शून्यक को px में अगर रखें तो px का मान शून्य हो जाएगा। तो पहले इस गुणनखंड का शून्यांक निकालें। शून्यांक निकालने के लिए 0 के बराबर रख लिया, और -1 का पक्षांतर हुआ तो x बराबर 1 आ गया। अब इस जो x बराबर 1 आया, ये गुणनखंड का शून्यांक है। इस शून्यांक को दिए गए बहुपद में रखेंगे। बहुपद में रखने पर बहुपद का मान होगा 0। तो बहुपद में रखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखना है। तो
इसमें रख रहे हैं बहुपद में, k इंटू 1 का स्क्वायर या माइनस 3 इंटू 1 प्लस k बराबर 0। अब इसको सरल करें तो आया k, इनको सरल करें तो -3 और प्लस k बराबर 0। अब k और k जुड़कर हो गए 2k बराबर 3, और 3 के नीचे चला जाएगा, ये 2 गुणांक में है वो नीचे भाग में चला जाएगा, तो 3/2 k का मान आ गया। दूसरे में देखो k का मान ज्ञात करना है, बहुपद दे रखा है ये, तो x बराबर रखना वही है जो इसमें रख रहे थे। x का मान 1 रखा था, तो इसमें भी x का मान 1 ही रखना है इस दिए गए बहुपद में। तो रखो, तो p1 यानी ये 1 रखते ही बहुपद कैसा हो जाएगा 0, तो लिख लिया। अब p है, p में मान रखें, p का अर्थ है बहुपद, तो मान रखेंगे बहुपद में, तो पहला है x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, दूसरा है x, तो लिख लिया +1, फिर है k, तो इस k को लिख लिया बराबर लिख लिया 0। अब ये 1 1 दोनों जुड़कर हो गए 2, और ये k है वो k वापस लिख लिया। अब 2 का पक्षांतर हो जाएगा, तो 2 हो गया माइनस का, तो ये k का मान आ गया। अब आगे 45वां नहीं 44वां का अथवा भी है, ये रहा नीचे 44 का अथवा। यदि बहुपद px, बहुपद गई है प्रश्न, ये बहुपद दे रखा है, को निम्नलिखित गुणनखंडों से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल प्रमेय से ज्ञात हो जाता है। शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि जिसका अपन भाग देते हैं, जैसे x + 1 का इस दिए गए बहुपद px में भाग देना है, और भाग देने पर शेषफल आता है, जबकि शेषफल प्रमेय में भाग देने की जरूरत नहीं है। भाजक का शून्यांक अगर बहुपद में रख देवें तो शेषफल निकल जाता है। तो x + 1 इस गुणनखंड का शून्यांक ज्ञात कर px में रखने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो पहले तो इसका शून्यांक निकालो, शून्यांक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखो यहाँ पर, फिर 1 का पक्षांतर किया तो माइनस का हो गया, तो इसको px में रखना। अब px का मतलब दिए गए बहुपद में इसमें, तो x के स्थान पर -1 रखना है, तो p रख लिया -1। फिर ये x है बहुपद में, तो -1 क्यूब 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। अब इसको सरल करेंगे तो -1 3 इंटू 1 और -3 1। अब 3 ये प्लस का है और यहाँ से आया प्लस का 3 और यहाँ से आया माइनस का 3। ये 1 है वो प्लस का है, ये 1 माइनस का है, तो ये सारे के सारे कट गए और -1 रखने पर क्या आया, मान 0 आया। तो ये जो मान आया वो शेषफल है। गुणनखंड का शून्यांक अगर बहुपद में रखें तो शेषफल निकल जाता है, तो ये शेषफल निकल गया। अब इधर दूसरा है, ये रहा x - 1 बराबर 0, यानी शून्यांक निकाल रहे हैं इसका। इस बहुपद का शून्यांक निकालेंगे तो 0 बराबर रख लिया, 1 का पक्षांतर किया तो x बराबर प्लस का 1। अब इस 1 को px में रखने पर बहुपद में, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ मैं 1 रख रहा हूँ, तो p के पास में x था 1 रख लिया, यहाँ x क्यूब था वहाँ 1 क्यूब हो गया, प्लस 3x स्क्वायर था तो वहाँ 3 1 स्क्वायर, यहाँ 3x था तो यहाँ 3 इंटू 1 प्लस 1 हल किया, तो अब यहाँ तो सारी पद प्लस के ही हैं जुड़ेंगे,
तो 1 + 1 + 3 + 3 + 1 हो गए कुल 8। तो इसमें शेष फल आया 8, इसमें आया 0। तो ये हो गए 44 क्वेश्चन पेपर के। अब ले लास्ट 45वां है ग्राफ का। तो ग्राफ में तो केवल ये निर्देशांक रखने हैं। ये निर्देशांक दे रखे हैं, ये इनको ग्राफ में अंकित करना है। तो -2 4 इनको, तो माइनस का 2 x पर, तो ये -2 यहाँ -2, फिर y की तरफ 4, तो y की तरफ 4 जाएंगे ये, और x अक्ष पर -2 था तो ये निकल गया -2 4, ये बिंदु हो गया। इसी प्रकार -1 5, तो माइनस का 1 यहाँ रहा और 5 यहाँ पर रहा, ये 5, तो ये बिंदु -1 5। और अब 0 3 0, यानी x पर तो 0 ही है, y का 3 है, तो ये रहा 0 3 यहाँ पर। और 5 2 ये x अक्ष पर 5 गए, फिर y अक्ष पर 2 चले ऐसे, तो ये 5 2 हो गया। अब 6 1, तो x अक्ष पर ये 6 रहा, यहाँ पर 6, फिर y पर 1 यहाँ, तो ये 6 1 हो गया ऐसे। अब अगला है, इसमें अथवा है, ये सेम वैसे ही करना है, ये सारणी दे रखी है। तो -4 3 x पर -4 और -3 तीसरे चतुर्थांश में ये होगा, ये रहा। अब -2 -1 ये रहा, 2 1 कहाँ पर, ये रहा बिंदु 2 1, 4 3 ये रहा ये बिंदु, और 0 0, तो 0 0 मूल बिंदु होता है 0 0, तो यही बिंदु है मूल बिंदु, वो 0 0, यानी ये बिंदु जिसको अपन मूल बिंदु बोलते हैं। तो ये हुए निर्देशांक 45वां के।